बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक स्टडी किया था, सेंटीपिटल फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स से पहले हम लोगों ने रिलेशन स्टडी किए थे लीनियर मोशंस और एंगुलर मोशंस के आपस में, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर रिलेशन, टेंजेंशियल रिलेशन। उससे पहले हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब किया। अब मैं करने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर 5.2 आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 5.1 नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में थोड़ी मिस्टेक है। 5.2 ही आपकी बेसिकली 5.1 आपने इसको मान के चलना है। अब सबसे पहले हम इसका लिखेंगे गिवन डाटा, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमने टू फाइंड क्या करना है, एंड देन वी कैन डिटरमिन इट्स सोल्यूशन। अब वो कहता है एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग, एक इलेक्ट्रिक फैन है, वो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी के साथ कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसे फिर कहता है स्विच्ड ऑफ। मैं स्विच्ड ऑफ कर देता हूँ, जो ही फैन को स्विच ऑफ करेंगे तो वो घूमना बंद हो जाएगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और वो रेस्ट में आ जाएगा कितने टाइम के बाद, 18 सेकंड के बाद। ठीक है, अज्यूमिंग डेक्लेरेशन टू बी यूनिफॉर्म। सारी बात है, डेक्लेरेशन पैदा हुई है। जब डेक्लेरेशन पैदा होती है, मतलब नेगेटिव एंगुलर एक्सीलरेशन पैदा होती है, तो हमें पता है कि फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मुझे पता चल गया, उसने कहा है कि डेक्लेरेशन फाइंड करें। डेक्लेरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, कौन सी, एंगुलर, क्योंकि गोल दायरे में घूम रहा है, तो मुझे पहले पता चल गया जो डेक्लेरेशन का जवाब आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए। और कहता है कि आप कैलकुलेट करके दें कि कितने एंगल पे वो टर्न लेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल के दें। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कितनी रेवोल्यूशंस वो लेगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल निकाल के दें, कितने वो चक्कर कंप्लीट करेगा थीटा, और डेक्लेरेशन कितनी उसके अंदर पैदा होगी। ओके, पहले एंगुलर अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर एक्सीलरेशन का, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, और जो चेंज इन टाइम होगा वो कुछ टी होगा जो उसने दिया हुआ है। फाइनल वैल्यू कितनी दे दी है, 0, इनिशियल कितनी दे दी है आपने पास 3। अब देखिए यहाँ पे यूनिट रेडियन पर सेकंड चेंज नहीं करना, क्योंकि गिवन डाटा उसने सारा इसी में दिया है, और मांग भी जवाब रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस। गौर से देखें स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस। ऐसा यूनिट तो रेडियन है, लेकिन वो यहाँ पे रेवोल्यूशंस पूछ रहे हैं आंसर में, तो इसलिए मैं इसको चेंज ही नहीं करूँगा एसआई में, मैं इसी तरह इसको सॉल्व करूँगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट जेन में रखना है। 18 सेकेंड, तो इसको अल्फा इज इक्वल टू -3 ओवर क्या आ जाएगा, 18, तो इंटू रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 3 6 18, अल्फा इज इक्वल टू -1/6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आप लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने थीटा रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करनी है, तो नो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड टाइम इन्वॉल्व है, मैं इनिशियल भी दी हुई है इसलिए सेकंड यूज़ कर रहा हूँ, ओमेगा आई प्लस टी इंटू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सर इनिशियल और फाइनल दी हुई थी, थर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि थर्ड में टाइम नहीं है। तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू इनिशियल की 3 वैल्यू दे दी है, टाइम 18 दे दी है, हाफ अल्फा आपने निकाल लिया है -0.167, टाइम दे दिया उसने 18 का स्क्वायर, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 54 प्लस -0.083 इंटू 324, आपके पास आ जाएगा 324। ये वाली वैल्यू 18 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 324। इस सारे को आप सॉल्व करें, 54 माइनस 26.4, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 27 रेवोल्यूशन। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक फैन की रेस्ट में आने से पहले इतनी होंगी। थीटा क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस शो कर रहा है। ठीक है, चलें जी, इस एग्जांपल के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चन में। अगर मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, कि आप देखें यू मे
मे फील स्केर्ड, आप डरेंगे, आपको खौफ आएगा। एट द टॉप, किसके टॉप पे? ऑफ रोलर कोस्टर। आप जब रोलर कोस्टर की घूम रहे होते हैं, ठीक है, वो जो झूला होता है ना ऐसे ऐसे जिस पे घूम रहे होते हैं रोलर कोस्टर, ठीक है, जो घूम रहे होते हैं पार्क्स में, तो जब आप डरते हैं जब वो चल रहा होता है, जब आप उस पर राइड कर रहे होते हैं, रोलर कोस्टर राइड इन द पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, जो मर्जी मैं वर्ड यूज़ करूँ, बट यू नेवर फॉल, लेकिन आप गिरते नहीं हैं नीचे, बट यू नेवर फॉल डाउन, लेकिन आप नीचे गिरते नहीं हैं। वाई? इसका आंसर दें। तो आप इसका आंसर देंगे वी डू नॉट फॉल डाउन, आप नीचे नहीं गिरते, वी डू नॉट फॉल डाउन इवन, जबकि व्हेन वी आर अपसाइड डाउन, व्हेन वी आर अपसाइड डाउन, व्हेन वी आर अपसाइड डाउन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सारा कमाल किसका है जिसकी वजह से हम गिरते नहीं हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, विच इज एक्टिंग ऑन अस, विच इज एक्टिंग ऑन अस। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप गोल दायरे में घूमते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन सी फोर्स बैलेंस करती है? तो वो आपकी फोर्स बैलेंस करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मेन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक्शन है, और उसका रिएक्शन कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसलिए ये दोनों को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। जैसे हम पढ़ते थे कि एक किताब टेबल पे पड़ी हुई है, तो जितनी ताकत किताब टेबल पे लगा रही है उतनी ही टेबल किताब पे लगा रहा है, तो अपनी रेस्ट पे है, बैलेंस पे है। इधर से हमें पता चला विच इज़ एक्टिंग ऑन अस, जो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स, जब आप झूले बैठे होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो आपको गिरने से बचा जाती है। तो ये वर्डिंग लिख के तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का हवाला दे देंगे, एफ सी इक्वल टू एम स्केयर ओवर आर, या एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर। तो इस रीजनिंग क्वेश्चन का आप लोग ये आंसर दे देंगे। अब वो कहता है कि अगर एक और मैं आपसे पूछूं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो व्हाट हैपन्स, क्या होगा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हाट हैपन्स एज द व्हील, जैसा कि जो पहिया है, व्हील टर्न्स थ्रू एंगल, कि जब वो एंगल पे क्या करेगा? टर्न करेगा। तो आप ये एक पहिया, ये आपके पास क्या है, मैं मिसाल देता हूँ, ये आपके पास, हमारे पास कोई व्हील था, ठीक है, जब वो ये ऐसे टर्न करेगा ऐसे कर्व्ड पाथ में, तो उसके साथ क्या होगा? तो आप कहेंगे इसके आंसर में एज व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल, जैसे ये व्हील टर्न करेगा किसी एंगल पे, इट लेज आउट अ टेंजेंशियल डिस्टेंस। तो टेंजेंशियल का दूसरा वर्ड आप क्या यूज़ कर सकते हैं? टेंजेंशियल और लीनियर डिस्टेंस। तो टेंजेंशियल और लीनियर डिस्टेंस किससे निकालेंगे? एस इज इक्वल टू आर थीटा से। आर रेडियस कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल और लीनियर डिस्टेंस डेल्टा एस पैदा करेगा। एक और रीजनिंग क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि डज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन चेंज कॉन्टीन्यूसली, क्या जब सर्कुलर मोशन हो रही होती है तो डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है, या कभी कभी चेंज होती है, या होती ही नहीं है? तो आप कहेंगे यस, एक नंबर हो जाएगा किसका? यस का, एक नंबर रीजनिंग का। यस, द डायरेक्शन, जो हमारे पास डायरेक्शन है ऑफ मोशन चेंजेस, यस द डायरेक्शन ऑफ मोशन changes continuously, yes the direction of motion changes continuously in circular motion, कि जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं तो डायरेक्शन हर लम्हे में क्या हो रही होती है? चेंज। इधर ये डायरेक्शन है, इधर ये डायरेक्शन है, इधर ये डायरेक्शन है, ऐसे हर लम्हे में डायरेक्शन क्या हो रही होगी? चेंज। बस आप इसकी ये रीज़न दे देंगे।
नेक्स्ट जब आपने ये चीज़ कर ली तो अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.3 की तरफ कि आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5.3 क्या कहती है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5.3 में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा, फिर हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है एंड देन वी कैन डिटरमिन सोल्यूशन, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कहता है आपके पास एक कार है जो मूव कर रही है, जिसका मैस है 1000 किलोग्राम और वो कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर। तो आप उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल के दें। तो कहता है कि हाउ मच लार्ज फोर्स मस्ट बी एक्सल्टेड बाय द पेवमेंट ऑफ द टायर। पेवमेंट का मतलब होता है कि टायर्स को होल्ड करने के लिए, सड़क रास्ते को नाम देते हैं पेवमेंट, टू होल्ड द कार इनटू सर्कुलर ऑर्बिट, कि कितनी सेंटीमीटर फोर्स उसे चाहिए होगी कि उस सड़क के ऊपर सर्कुलर पाथ में क्या कर सके, मूव कर सके, वो जो रास्ता है सर्कुलर पाथ में उसके क्रॉस मूव कर सके। तो पेवमेंट का बेसिकली यहाँ पे मतलब ले रहा है कार का, पेवमेंट का मतलब है सड़क के रास्ते के अक्रॉस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, एफ सी, जो प्रूव किया है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये क्यों लगा रहा हूँ, एंगुलर वाला क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि गिवन डाटा में इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, वैल्यूज पुट करें, आपके पास 1000 और सारी ऐसे यूनिट ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीटर इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स 1 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, न्यूटन। तो दी फोर्स एक्सल्टेड बाय पेवमेंट, जो सड़क का रास्ता है, सड़क के रास्ते को क्या नाम दे रहे हैं, पेवमेंट, वो कितनी सेंटीमीटर फोर्स पैदा करेगा ताकि गाड़ी चल सके, वो इतनी करेगा। तो आप लोग लिख देंगे द फोर्स एक्सल्टेड बाय पेवमेंट इज, कितनी लगाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, 1 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, इतनी वो आपके पास लगाएगा। अब देखें नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 5.4। अब एग्जाम्पल नंबर 5.4 में इसी तरह हम लोग सबसे पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सी कंसेप्चुअल है, गौर से सुनना है आप लोगों ने बार बार और इसको समझना है। पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और गिवन डाटा के बाद हम लोग लिखेंगे टू फाइंड एंड देन वी आर एबल टू डिटरमिन इट्स सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो 5.4 है, ये एक आप कह लें कि मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप है, कि वो कहता है कि प्रूव करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम इक्वल्स टू वेट। अब इसमें गिवन डाटा में उसने बेसिकली आपको यह कहा कि अ बॉल टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज स्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, कि आपके पास गिवन डाटा में मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन डाटा में उसने दे दिया है आर है, और ग्रेविटी के सहारे जा रहा है, और उसकी टेंजेंशियल जो उसकी स्पीड उसने दे दी है उसकी वी है। तो ग्रेविटी के सहारे जा रहा है, तो जारी बात है एक्सेलरेशन कौन पैदा कराएगा, ग्रेविटी पैदा कराएगा। तो कहता है कि आप व्हाट द बॉल इज़ एट पॉइंट ए ऑफ द पाथ एंड स्पीड इज़ वी एट दैट पॉइंट। तो आप बेसिकली आपको वो क्या कह रहा है कि आप कैलकुलेट करके दें कि आपके पास उसकी बेसिकली कितनी फोर्स होगी आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट पे जब वो पहुंचेगी या किसी भी पॉइंट पे, तो पॉइंट ए के ऊपर वो कहता है बेसिकली उसकी फ़ोर्स किसकी इक्वल होगी, या जितनी हम फोर्स निकालेंगे फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब बेसिकली इस सोल्यूशन के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम था, कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, मूव करते करते कहाँ पे पहुँच गई, पॉइंट ए पे पहुँच गई। जाहिर बात है सर्कल में मूव करते हैं तो सेंटर से मूव करते हैं, सेंटर क्या है ओ। इस पॉइंट ए पे उसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी है, देखें वी है, रेडियस कितना है दिया हुआ उसने सर्कल में, आर दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो कहता है कि बेसिकली आपको पता है जब पॉइंट ए है तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ नहीं एक्ट करेगा। जब आप सर्कल में मूव करते हुए पॉइंट ए पे ऊपर पहुँचेंगे तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, और जो स्ट्रिंग, जिस रस्सी से स्ट्रिंग से आप इसे घुमा रहे हैं उसका खिंचाव या उसका तनाव जिसको टेंशन से शो करेंगे वो भी टूवर्ड्स सेंटर नहीं होगी, वो भी टूवर्ड्स क्या होगी, सेंटर होगी। अगर टेंशन खिंचाव तार के अंदर नीचे सेंटर की तरफ नहीं होगा वो तो टूट के गिर जाएगी।
तो एट पॉइंट ए टू फोर्सेस आर एक्टिंग, तो इधर मैं लिखूंगा, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। एट पॉइंट ए, तो आप देखें यहाँ पे वेट और टेंशन ए की डायरेक्शन में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। एट पॉइंट ए, हमारे पास पॉइंट ए पे बेसिकली क्या है, तो आप लोग लिखेंगे एट पॉइंट ए टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉल, कि बॉल के ऊपर दो फोर्सेस पॉइंट ए पे क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। नंबर 1 टेंशन, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, के एक जो स्ट्रिंग की टेंशन है और दूसरी आपके पास वेट ऑफ द बॉल, और बॉल का वेट। अब सो टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितनी होगी आपके पास, टोटल फोर्स क्या होगी, टेंशन प्लस वेट। हाँ, अब देखें, अगर मैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज दे देता हूँ या रीजनिंग में, अगर ये चीज़ पॉइंट ए की जगह किस पे होती, पॉइंट बी पे होती सेंटर से, तो वेट तो फिर नीचे लगना था, लेकिन टेंशन खिंचा ऊपर होना था। तो फिर ये फार्मूला क्या होना था, F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। ये एक्स्ट्रा जेन में रखना है आपने एमसीक्यूज के लिए। लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट ए पे कह रहा है, टॉप पे ऊपर कह रहा है, तो इसलिए ऊपर यहाँ पे, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। दोनों की बेसिकली डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेन में रखना है आपने। तो अगर डायग्राम में आइडेंटिटी टेस्ट और एमसीक्यूज के वाले से बी पॉइंट पे पूछ लेता हूँ, नीचे टॉप पे नहीं पूछता, बॉटम पे पूछ लेता हूँ, तो फिर आपने एफ इक्वल टी माइनस डब्ल्यू लिख के चलना, बाकी सारा अगला प्रोसीजर वही होगा। अब वो कहता है कि वाइल जो फोर्स है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या पड़ा है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कि इसके अंदर इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू टी प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू वेट किसके इक्वल होता है आपके पास, एम जी। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर टी प्लस क्या आ जाएगा, एम जी। तो मैंने टेंशन कैलकुलेट करनी है, मैं लिखता हूँ एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, रीअरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से एम कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर ओवर आर माइनस क्या लिख लिया, जी लिख लिया। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या पड़ा है, वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे एक्सीलरेशन कौन पैदा करा रहा है, ग्रेविटी पैदा कराएगी। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर। जी किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर के। तो अब आपके पास ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कि इसमें इक्वेशन 1 में, तो आप लोग देखेंगे t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर ओवर आर माइनस जी। तो t इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, तो t इज इक्वल टू कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। जब t 0 आ गया तो टेंशन, इसका मतलब जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो खिंचाव ख़त्म हो चुका होगा ऑलमोस्ट। तो एफ सी इज इक्वल टू टेंशन प्लस डब्ल्यू, तो एफ सी इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू, तो एफ सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपने रिज़ल्ट क्या निकाल लिया, यहाँ पे आपने रिज़ल्ट ये निकाला, आप लोग लिख देंगे सो सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स, so centripetal force becomes equal to the weight, equal to the weight of an object, कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वेट। अब एक और रीजनिंग क्वेश्चन देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्क डन, व्हाट इज़ द वैल्यू of work done by centripetal force, के सेंट्रीपिटल फोर्स का आपके पास क्या वर्क डन करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास से क्या वर्क डन करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या वर्क डन करेगी, आप वो कैलकुलेट करके दें। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे नो द वर्क डन, जो हमारे पास क्या है वर्क डन है, नो द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, नो द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज। तो अब देखें वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट इक्वेशन नंबर 1। जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ये सेंटर है तो ये रेडियस है, यहाँ पे पॉइंट ए है। जब सर्कुलर पाथ में आप मूव कर रहे होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स क्या होती है, सेंटर होती है।
और इस डायरेक्शन में आप बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट तक चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों टेंजेंशियल हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल परपेंडिकुलर है। तो थीटा कितना बनता है टेंजेंशियल परपेंडिकुलर में, 90 डिग्री। तो वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो W इज इक्वल टू कौन सी फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है, तो एफ सी इंटू डी सेंटीपिटल फोर्स लिख के साथ ही आप थीटा पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो कॉज 90 डिग्री क्या होता है आपके पास, ज़ीरो। तो वर्क डन एफ सी इंटू डी इंटू ज़ीरो। तो वर्क डन, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो। कि आपके पास सेंट्रीपिटल कोई वर्क डन करवाने में काम नहीं करती, ये सिर्फ रोल प्ले करती है, सिर्फ चीज़ को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने ये नेक्स्ट चीज़